अस्सलाम वालेकुम। लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ऐसे केमिकल्स को या ऐसे स्पीशीज को स्टडी करते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर जाकर किसी न किसी तरह से रिएक्शंस करके वो टॉक्सिक केमिकल्स के अंदर चेंज हो रही हैं और वो हमारे एनवायरमेंट को किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर रही है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें डील्स करती है केमिकल्स को और अदर पोllutants in the environment. In this, we study the sources, reactions, and transportation of the chemicals and other toxic substances specially created by human activity in the environment and their adverse effect on the human. तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग प्लूटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जाकर कौन कौन सी रिएक्शंस कर रही हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, और फिर वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जो हमारी जो हेल्थ है या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर वो कैसे इफेक्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। हमारा जो नेचुरल सिस्टम है ना हमारे एनवायरनमेंट का, वो एक नेचुरल साइकिल से हमारा मेंटेन होता है, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो एनवायरनमेंट इम्बेलेंस्ड हो रहा है। टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो खराब हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम लोग ये सारा कुछ हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। जैसे हम लोग कोयला वगैरह जलाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम गाड़ियां वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम लोग करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो रहे हैं। अब वो जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से जाकर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करनी है। हम लोगों ने सारी चीजें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है। सबसे पहली बात, हम लोगों को इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? इन्वायरमेंट हमारा एक ऐसा सराउंडिंग है जो जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली हर एक चीज हमारी इन्वायरमेंट है। हमारी लैंड हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, लैंड हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, वाटर हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, हमारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, एयर हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो हम लोगों ने वन बाय वन कंपोनेंट्स डिस्कस करनी है एनवायरनमेंट के। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकंड वन इज द हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज द लिथोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज द बायोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आनी चाहिए कि डेफिनेशन के अंदर क्या है। एटमॉस्फेयर इज बेसिकली इट इज एन इनवेलप और द ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस अनाउंस, कि हमारी जमीन के गिर्द हमारी गैसेस की एक लेयर बनी हुई है, उसको हम लोग नाम देते हैं हमारी एटमॉस्फेयर का। ये तकरीबन हमारी जमीन से ऊपर जो है ना वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक गई हुई होती है। और इसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कौन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। उसके साथ साथ हमारी कुछ ट्रेस अमाउंट में कुछ गैसेस भी हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ओजोन है, CH4 मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, ऑक्सीजन। अब हर गैस की एक फिक्स्ड अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि नॉर्मल नेचुरल साइकिल से हमारी मेंटेन रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ये नॉर्मल अमाउंट। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन, कोई भी चीज है ना अगर वो बियॉन्ड द कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो हमारे लिए पोल्यूटेंट बन जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03% से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए डेंजरस होती है। ठीक है, वो डिफरेंट फिनोमेना हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह की चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है 21% नॉर्मल अमाउंट के अंदर है। वो वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो जो ट्रेस गैसेज है ना, अब इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, मीन की लेस देन 0.1% से भी ये कम होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन है, उसके अंदर ओजोन वगैरह है। अब ओजोन अगर हमारे नीचे वाले एरिया के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाए ना, तो वो भी हमारे लिए पोल्यूटेंट बन जाती है। ठीक है, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। वैसे तो वो दोनों हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन में आ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और उनको जमीन के ऊपर नहीं आती। लेकिन अगर ओजोन की कंसंट्रेशन नीचे वाले ट्रोपोस्फियर में ज्यादा हो जाए तो फिर वो ओजोन से पोल्यूटेड। ठीक है,
उसके अलावा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी एक अमाउंट है, मेंटेन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा हो जाती है तो आपको पता है इसकी वजह से बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो जाती है। वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट है। ठीक है, अब ये जो तकरीबन ये गैसेस है ना, इनकी एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर इन गैसेस की कंसंट्रेशन का अगर हम 100% लेना, 100% में से भी हम लोग अगर हाफ लेना कि 50% हम लोग कहें, तो 50% पहले 5 किलोमीटर तक के एरिया में आ जाती है। यानी कि आप अगर जमीन की सरफेस से ऊपर मूव करना शुरू हो जाए तो वहां पर ये चीज जो है ना, जमीन की सरफेस से ऊपर मूव होना शुरू हो जाए तो वहां पर जो ये जो जमीन है ना, वो जमीन की सरफेस से ऊपर मूव करेंगे तो वहां पे ये तकरीबन 5.6 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना, उसके अंदर ये सारी 50% जो है वो तकरीबन गैसेस की उसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब हमारी ये जो गैसेस हैं वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करती हैं, जैसे मैंने बताया कि ओजोन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या करती है, डिफरेंट तरह की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो हमारी जमीन के ऊपर नहीं आने देती। कॉस्मिक रेस जो कि हमारी सूरज से आ रही होती है, कॉस्मिक रे ये होती हैं हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं। अगर ये हमारे जमीन के ऊपर आ जाए तो ये भी हार्मफुल होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। दूसरी चीज है आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, हाईली एनर्जेटिक जो हैं, जो कि हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, वैसे जो कुछ पार्ट होता है ना यूवी का, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का, वो जमीन के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन वो जो खतरनाक वाला पार्ट होता है, जो डेंजरस रेडिएशंस होती हैं, उनको वो कैप्चर कर लेती है। अब अगर वो होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, तो वो रेडिएशन डायरेक्टली हमारे जमीन के ऊपर आ जाती है, वो हमारे लिए डेंजरस होता है। इसीलिए हमारी जो जमीन है, हमारी जो अर्थ है वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट करती है। तो सबसे पहला पहला रोल तो एटमॉस्फेयर का ये हो गया कि वो हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सेकंड क्या रोल है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी लाइफ को सस्टेन कर रही है। सस्टेन कैसे कर रही होती है कि जैसे ऑक्सीजन है वो हमारे लिए जरूरी है, हम लोग रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन ना होती तो हमारे लिए रिस्पायर करना मुश्किल हो जाता, हमारे लिए लाइफ पॉसिबल ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक नॉर्मल बैलेंस मेंटेन है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल बैलेंस मेंटेन है रिस्पायरेशन से और फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स वगैरह के अंदर होती है, रिस्पायरेशन भी उनके अंदर हो रही होती है, लेकिन एक नॉर्मल मतलब उनके एक नॉर्मल बैलेंस है, कंपनसेशन पॉइंट के अंदर वो चीज चल रही होती है। लेकिन अगर वो वाली चीज डिस्टर्ब हो जाए, जैसे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, तो फिर जाहिर है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, तो एक नॉर्मल बैलेंस खराब हो जाएगा। तो वैसे जो है ना वो उनके दरमियान में एक नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो मेंटेन है। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट के ये दो मेजर पार्ट, मेजर जो है वो उसके फंक्शंस हैं। एक तो ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, सेकंड वन हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी लाइफ को सस्टेनेबल बनाती है। ठीक है, अगर इसकी बजाय हमारी लाइफ जो है वो जमीन के ऊपर पॉसिबल नहीं। अच्छा, इसके बाद जो इन्वायरमेंट का सेकंड कंपोनेंट है, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रा वर्ड निकला है वाटर से। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि जमीन का ऐसा पार्ट जहाँ पर वाटर हो। ठीक है, अब वाटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सरफेस वाटर हो सकता है या ग्राउंड वाटर हो सकता है। अब जो सरफेस वाटर है वो हमारे पास वो वाला पानी होता है जो जमीन के ऊपर ऊपर होता है, जमीन की सरफेस से ऊपर। और ग्राउंड वाटर वो वाला होता है जो जमीन की सरफेस से नीचे होता है, यानी अंडर पानी। ठीक है, वो बिल्कुल उसको हम ग्राउंड वाटर रिजर्वायर बोलते हैं। तो इसके अलावा सरफेस वाटर में भी आपके डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे ओशंस का पानी हो गया, ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर हो गया। ठीक है, उसके अलावा ग्लेशियर्स हो गए, आइस कैप्स वगैरह हो गए, लेक्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हमारी जो हमारी जो हाइड्रोस्फीयर की जो डेफिनेशन है ना, हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज, मेनली ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर, यानी वाटर बिलो द सरफेस। ठीक है, जमीन की सरफेस से नीचे नीचे जो पानी होता है, ठीक है, वो सारा इसके अंदर होता है। तो अब मैंने जैसे बताया कि सरफेस वाटर अब बहुत सारी हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला ओशंस आ जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जमीन का टोटल जो एरिया है ना, वो तकरीबन हम कहते हैं कि 97% जो जमीन का एरिया है ना, मतलब सेवन अप्रोक्सीमेटली 70% जो है ना वो जमीन का एरिया कवर्ड है। ठीक है, कुछ का एरिया बहुत ज्यादा कम होता है, तो लैंड का एरिया बहुत ज्यादा कम है, पानी बहुत ज्यादा है। लेकिन उस पानी में से भी ना उसका 100% ले
तो उस 100% में से जो ये 97% है वो हमारे ओशंस के अंदर present है। ठीक है, जो सॉल्ट वाटर है, जो जो कंजप्शन के काबिल नहीं होता पानी, ठीक है जी, वो वाला पानी है। इसके अलावा आपके जो आइस कैप्स वगैरह हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वो जो आइस कैप्स बन जाती हैं ऊपर, ठीक है, उनके अंदर तकरीबन 2% हमारा जो है ना वो अर्थ टोटल सप्लाई, यानी जमीन का जितना भी पानी है वो 2% अब देखिए 97% तो ओशंस के अंदर हो गया, 2% हमारा उसके अंदर हो गया। सिर्फ उसमें से जो 1% है वो हमारा कहलाता है फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर ये वो वाला पानी होता है जो हम लोग डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए और डिफरेंट जगहों पर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। अब हर जगह पर डिफरेंट पानी यूज होता है ना, जैसे इरिगेशन के लिए पानी यूज होता है, डोमेस्टिक के लिए पानी यूज होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वाटर यूज होता है। तो वो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर ये पानी जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज होता है। अब अगर कोई कमर्शियल एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर पानी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होगा, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा कंजप्शन होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम गाँव वाले इलाकों में देख लें तो वहाँ पे ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज वगैरह तो है नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो इरीगेशन के अंदर यूज़ हो रहा होता है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो पानी जो होता है वो डिफरेंट तरीकों से यूज होता है, और वो सिर्फ वो वाला पानी जो होता है जो कि 1% है, मीन्स कि हमारा जो फ्रेश वाटर है सिर्फ वो यूज हो रहा होता है उसके अंदर। ठीक हो गया। अब हम अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि कहलाता है हमारा लिथोस्फीयर। इसका वर्ड निकला है हमारी रॉक्स वगैरह से, जमीन से। ठीक है, तो कहते हैं कि जमीन का ऐसा पार्ट जो कि रॉकी हो, ठीक है, रॉकी जो जमीन का पार्ट होता है वो तकरीबन हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। और ये ऐसे नहीं होता कि ये सिर्फ हम जमीन की सरफेस ले लेते हैं, बल्कि हम जमीन की सरफेस से तकरीबन ये जो 100 किलोमीटर है ना, सरफेस से नीचे डेप्थ में गहराई में, वो तकरीबन किलोमीटर तक कर लेते हैं, और ये हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। इसके अंदर जमीन के आप लोगों को पता है बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। ठीक है, मंटल मंटल सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। कोर कहते हैं कि जमीन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, इनर वाला पार्ट होता है, वो उसको हम कोर बोलते हैं। Mantle and the core are the heavy interior of the earth, making up most of the earth's mass। ठीक है, मेंटल और कोर जो होते हैं वो तकरीबन मेंटल सेकंड लेयर है, कोर इनर वाली लेयर है, और सबसे ऊपर वाली लेयर ये क्रस्ट की लेयर होती है, जो जमीन की ये जो लिखी हुई क्रस्ट की लेयर होती है। यानी क्रस्ट से लेके कोर तक का डिस्टेंस जो है वो आप कवर करती हैं, और ये तकरीबन ज्यादातर आपका अर्थ का मैस इसी के अंदर आ जाता है। अब अगर हम जमीन वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, अर्थ को डिस्कस कर रही हैं, तो ये जो ड्राई एरिया है उसको डिस्कस करनी है। तो जाहिर है आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इंडियन गैदरिंग के अंदर पहले भी ये चीजें पढ़ी थी कि डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि अल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा सोडियम के कंपाउंड आपको मिलेंगे, पोटाशियम के मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ आयरन आयरन भी अलॉन्ग विद सिलिकेट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स है ना वो आपको जमीन में से मिल जाते हैं। तो जमीन का वो जो मैस है ना वो 99.5% मैस, उसके अंदर 11 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एक ऑक्सीजन है, इनकी परसेंटेजेस हैं, ये परसेंटेजेस हैं वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा important होती हैं कि कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आ जाती हैं। जैसे एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाएंगी, या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में, आपके जो भी जो एनुअल एग्जाम्स होंगे मे बी एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं, या जब आप लोग एमडीकैट का एंट्री टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो ये परसेंटेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो पूछ लेते होते हैं अक्सर। तो उसके बाद कुछ जो होती हैं वो लेस देन 1% होती हैं, यानी कि 0.1% से लेके 0.02% तक होती हैं। इनमें से कार्बन है, मैंगनीज है, सल्फर है, बेरियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, फ्लोरीन फ्लोरीन वगैरह है। ठीक है, उस जिरकोनियम है, निकल है, स्ट्रोंशियम है, मिनडियम वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रेस अमाउंट के अंदर ये भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर आपको पता है कि हमारा जमीन का वो वाला पार्ट होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करती हैं, और ये हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है। ज़ाहिर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहीं पे पॉपुलेशन हमारी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि जहाँ पे रिसोर्सेज मैक्सिमम होती हैं। तो जमीन का वो वाला पार्ट जहाँ पे रिसोर्सेज मैक्सिमम हो, जहाँ पे फूड अच्छी हो, जहाँ पे आपका जो क्लाइमेट है वो अच्छा हो, तो वाटर आपको प्योर मिल रहा हो, फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो। तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं अगर ये अच्छे से अवेलेबल हैं, तो वो वाला एरिया का लाइफ को सपोर्ट करता है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है।
तो जमीन का वो वाला पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर देते हैं। बायोस्फीयर के अंदर आपके वो सारे आ जाते हैं, ज़्यादा ओशंस के अंदर भी आपकी रहने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह, रिवर्स वगैरह के अंदर, लेक्स के अंदर, सॉइल वगैरह के अंदर, और कुछ सॉलिड सेडिमेंट्स वगैरह के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका मटेरियल्स जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। ज़ाहिर है हमारी फूड चेन चल रही होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स वगैरह के अंदर। उसके बाद आपका एक इकोसिस्टम है अपने एनवायरनमेंट के साथ। आप जहाँ पर रह रही हैं बायोस्फीयर के अंदर, वहाँ पर आपका इकोसिस्टम मेंटेन होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, या तो वो कंपटीशन की फॉर्म में, ठीक है, या फिर वो ज़ाहिर कंपटीशन की फॉर्म में कैसे होगा कि वो सर्वाइवल के लिए कम्पीट कर रहे होंगे एक दूसरे से, ठीक है, या फिर डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि प्रीडेटर रिलेशन होता है, ठीक है, ये इस तरह के डिफरेंट रिलेशन होते हैं बायोस की टेक्नोलॉजीज में। तो हमारा इकोसिस्टम जो है ना वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। हमारी इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं बायोस्फीयर के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा बेसिक जो टॉपिक्स है ना वो स्टार्ट होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन का। अब एयर पोल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये तो पता होनी चाहिए कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी एयर को खराब कर रही हैं, हमारी एयर को पोल्यूट करेंगे। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या है कि कोई भी ऐसी चीज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो कि हमारे ह्यूमन की हेल्थ को, हमारी लाइफ की क्वालिटी को और हमारे नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दे, वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहलाता है। अब कैसे हमारे इन्वायरमेंट को वो खराब कर रहा है, ज़ाहिर है वो डिफरेंट रिएक्शन से हमारे इन्वायरमेंट को खराब करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है हमारे इन्वायरमेंट। ज़ाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो रही है तो डिफरेंट रिएक्शन से रिलीज हो रही है। जब वो रिएक्शन से रिलीज हो रही है तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जा रही है, और जब वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जा रही है तो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, हमारी लाइफ, वो जो एयर है उसकी क्वालिटी को खराब कर रही है। जैसे जैसे हमारी एयर की क्वालिटी खराब होगी, हमारा जो इकोसिस्टम का जो नेचुरल एक प्रोसेस चल रहा है, नेचुरल जो साइकिल चल रहा है, वो साइकिल हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि एनवायरमेंट को खराब करते हैं वो क्या कहलाएगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहलाएगी। वो सारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो भी हम लोग एयर पोल्यूशन के काजेस में, सोर्सेज वगैरह में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोल्यूशन की टाइप आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे एयर को जाके पोल्यूट करेगी वो क्या कहलाएगी, एयर पोल्यूटेंट कहलाएगी। और वो जहाँ पर एयर के अंदर जो कंटामिनेशन काज हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एयर पोल्यूशन। मतलब अब वो जो हमारी जो एयर है जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल गैसेस से मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड होगी है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे अपने इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, तो वो चीज जो है वो हमारे लिए निर्दिष्ट हो जाएगी। एटमोसफेयर पोल्यूट हो जाएगी जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर एंटर हो जाए और उसके अंदर मिक्स हो जाए। दो टाइप्स के होते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन दो सोर्सेज से होती है। पोल्यूटेंट्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता होता है पेपर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी। तो एयर पोल्यूटेंट्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक आपके पास आ जाता है प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी। जो प्राइमरी है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे वेस्ट मटेरियल जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलते हैं, यानी कि आपने जैसे कोयला वगैरह जलाया है, ठीक है, कोयले के अंदर कार्बन थी, ठीक है, कार्बन थी, अब वो जो कार्बन है वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाएंगे जो डायरेक्टली आपको कोयले की जलाने की वजह से आपके रिलीज हुई है। सेम ऐसे गाड़ियों के एग्जॉस्ट से, या डिफरेंट जो आप रिएक्शंस करवाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं, फिशन रिएक्शन करवाते हैं, उसके रिजल्ट में जितनी तरह की चीजें जो है वो डायरेक्टली आपके एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएं, वो सारी क्या कहलाती हैं, आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर का ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड की मैंने आपको एग्जांपल दी, हाइड्रोकार्बन हो गया, अमोनिया, ठीक है, फ्लोरीन के कंपाउंड्स और कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वगैरह, ये सारे होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। दूसरी बात आ जाती है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कोई भी ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि
रिलीज होते हैं बाय द रिएक्शंस ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिएक्शन से बनते हैं, वो डायरेक्टली किसी सोर्स से रिलीज नहीं होते, बल्कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्शंस करते हैं तब वो बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर का ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, वो जैसे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होगा वो वाटर के साथ मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जितने भी होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे, अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स नहीं बनेंगे। जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये वाटर के साथ मिलेगी और क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं, वो अगर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होगी तो वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट है, ओजोन है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स हैं, और परऑक्सीबेंजोल वगैरह के compounds। ये सारे जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होते हैं ना, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी न किसी तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो या चाहे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो, ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जाकर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हम लोग पोल्यूटेंट्स की टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमारे पास जो जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स है ना, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इसके अंदर कैटेगरी आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज द हाईली पॉइजनस गैस, हाईली टॉक्सिक गैस, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ना तो उसका कोई कलर होता है ना इसकी कोई स्मेल होती है। इवन कि ये एयर से भी 3 टाइम्स लाइटर होती है, एयर से भी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत इजीली हमारी हवा के अंदर मिक्सअप हो जाती है, पानी के अंदर भी जल्दी सॉल्युबल हो जाती है। इतनी टॉक्सिक है कि आपको इसकी प्रेजेंस कभी भी फील नहीं होगी। जब तक आप इसको इनहेल नहीं करेंगे और आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज नहीं होंगी, आप इसको सेंस नहीं कर सकते कि यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या है, या ये नेचुरल में नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सारा ये आ जाएंगे। खैर, नेचुरल सोर्सेज के अंदर आपके जैसे फॉरेस्ट फायर्स वगैरह है, ठीक है, ये आपके नेचुरल सोर्सेज में आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा वोल्केनोज वगैरह आ जाते हैं कुछ, ठीक है, वोल्केनोज वगैरह से ये चीजें रिलीज होती है। तो नेचुरल सोर्सेज से कार्बन मोनोऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो ही होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी जो दूसरे जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो रिलीज हो रही होती हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल्स हैं, रेलवेज हैं, एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, इसके अंदर 75% कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी इंडस्ट्री से भी रिलीज होती है, हमारे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी रिलीज होती है। ठीक है, और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से हैं या वेस्ट मटेरियल जो है जब आप उनको जलाते हैं उससे भी रिलीज। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है? कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया होगा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसकी जब बर्निंग करती है, इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो वहां पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बनने की वजह से वहां पे जो वहाँ पे जो सफोकेशन है, जो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, वो होना शुरू हो जाती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, हाईली पॉइजनस गैस होती है। ये क्या करती है, ये फौरन से आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। जैसे ही वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो वहां पे अल्टीमेटली जाहिर है रिलेशन प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, अगर आप कॉन्स्टेंटली वहाँ पे हाई एक्सपोजर लेते रहे, हाई कंसंट्रेशन लेते रहे, तो उसकी वजह से आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, थकावट हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाती है, वहाँ तक डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। उसके बाद है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो आप लोगों को पता है, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके रूट्स वगैरह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया नॉर्मली क्या करती हैं, नाइट्रोजन को NO कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइड्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये नॉर्मल सोर्स है।
नेचुरल सोर्सेज में ये बैक्टीरियल एक्शन हमारा नेचुरल सोर्स है। उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो हमारी कैसे बनती हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर जब आप कोयला वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो कोयला वगैरह या ऑयल वगैरह या नेचुरल या गैसोलीन वगैरह उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है और किसकी फॉर्म में चेंज हो जाती है, NO की फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्शन देखें, N2 + O2 ये दोनों मिलेंगे और क्या बन जाएगा, 2NO बन जाएगा। और ये एक्शन होता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में और साथ में आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन, यही वाला NO जो है, यही वाला जो NO है, ये जब ऑक्सीजन मोनोटॉमिक, सॉरी डायटोमिक ऑक्सीजन आना चाहिए, यहाँ पे 2 भी आना चाहिए था, O2 के साथ मिलता है तो यहाँ पे किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, 2NO2 की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये जो NO है या ये जो NO2 है, इनका जो रेजिडेंस टाइम होता है ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो तकरीबन 4 से 3 डेज होता है। 4 एंड 3 डेज के दरमियान में होता है। 4 एंड 3 डेज के बाद ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन जैसे ही ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं, ये NO एंड NO2, जैसे ही ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं, ये फौरन से नाइट्रिक एसिड के अंदर या नाइट्रोज एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये फिर ये किस फॉर्म में आ जाती है, या तो वो रेनफॉल की फॉर्म में आ जाती है या फिर डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसको आप लोग वेट एसिड डिपोजिशन या ड्राई एसिड डिपोजिशन का नाम देते हैं, ठीक है। और NO को NOx लिखते हैं कलेक्टिवली, इनको नॉक्सिस बोलते हैं। NOx में क्या हो जाता है, NOx में आपका NO3 भी आ जाता है, NO भी आ जाता है और NO2 भी, ठीक है। ये सारे आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मेनली आप जो फॉसिल फ्यूल वगैरह, जो कोयला वगैरह आप लोग अपनी गाड़ियों वगैरह के अंदर जलाते हैं, वो जो कोयला है वो उसकी वजह से जल्दी से वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो release हो जाता है। उसके बाद है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम सॉक्सिस बोलते हैं, SOx भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड आ जाता है। इसके भी नेचुरल सोर्सेज कैसे हैं कि वोल्केनोज में से तकरीबन 67% जो है वो वोल्केनोज जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो सल्फर है वो ऑक्सीडेशन से भी जब आप ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया एनारोबिकली डिकम्पोज करते हैं उसको, तो वहाँ पे भी वो जो है वो रिलीज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। ह्यूमन एक्टिविटीज में सल्फर डाइऑक्साइड किसकी वजह से रिलीज हो रही है, फॉसिल फ्यूल के कोयले वगैरह बनने की वजह से रिलीज हो रही है। पावर प्लांट्स के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर आप कोयला वगैरह जला रहे हैं, उसके अंदर से ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा तेज होती है और ये हाईली इरिटेंट गैसेज होती हैं, सफोकेशन भी काज करती हैं, रिलेशन प्रॉब्लम्स काज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये मेनली आपके एनवायरनमेंट के अंदर जाकर ये सल्फेट एरोसोल्स की फॉर्मेशन करती हैं। सल्फेट एरोसोल्स, एरोसोल्स मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। एरोसोल्स ऐसे ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो कि परफ्यूम्स वगैरह के अंदर नॉर्मली होते हैं ना एरोसोल्स, वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को बाहर की तरफ धकेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सेम ऐसे ये जो सल्फेट एरोसोल्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट बन जाते हैं और फिर वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जाकर डिफरेंट तरह के रिएक्शंस काज करते हैं। ये एरोसोल्स जो होते हैं अगर आप इनहेल कर लें तो ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं। और उसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कंपोनेंट बन जाता है एसिड रेन का। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये अगर वाटर के साथ मिल जाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर तो ये एसिड रेन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आपके हाइड्रोकार्बन आ जाती हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन है, इथेन वगैरह है, ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये भी आपके पास प्लूटेंट्स हैं, एयर प्लूटेंट हैं, ये भी एयर पोल्यूशन ही काज करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर मीथेन वहाँ से रिलीज होती है जहाँ पर दलदली इलाके होते हैं, मार्शी एरियाज होते हैं, या जहाँ पे पैडी फील्ड्स वगैरह होती हैं। पैडी फील्ड्स पे दलदली इलाकों होते हैं, तो वहां पर ये चीजें जो होती हैं ये ज्यादा बनती हैं वहां पे, कैसे, ये नेचुरल है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट ट्रीज और प्लांट्स जो होती हैं वो नेचुरली इनको बाहर निकाल रही होती हैं। उसके अलावा जो अगर बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिकली डिकम्पोज करें तो वहां पर भी मीथेन गैस बन जाती है। मीथेन का जो रेजिडेंस टाइम होता है वो तकरीबन 3 से लेकर 7 ईयर्स तक हो सकता है। अब ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कि जो CH2O है, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह के जो कंपाउंड्स हैं, वो जब बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्ट करता है तो कार्बनिक साइड के अंदर वो CH4 के अंदर चेंज कर देता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही डिकम्पोजिशन के अंदर, तो एनारोबिकली डिकम्पोजिशन है, यानी द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन है। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, कोयला, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, इंसिनरेटर्स,
इंसिनरेटर्स होता है कि वेस्ट मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न कर देना, तो जला देना, खत्म कर देना उसको। तो इंसिनरेटर्स यूज करते हैं। इंसिनरेटर्स के अंदर मेनली जो टेम्परेचर हम लोग रखते हैं ना, वो हम लोग रखते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। तो इसमें जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट गैसेस के अंदर चेंज हो जाते हैं। वहां से जो गैसेस होती हैं वो डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती हैं। तो ये उस चीज़ से बनता है। उसके अलावा जो रिफ्यूज बर्निंग, जो आप घरों से वेस्ट मटेरियल हम लोग निकालते हैं, या जो सॉलिड वेस्ट होता है हम लोग उसको डायरेक्टली अगर ओपन एयर के अंदर बर्न करते हैं तब भी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। उसके अलावा आपके सॉल्वेंट एवोपरेटर्स जो है, सॉल्वेंट को एवोपरेट करने वाले, उनके अंदर भी ये वाली चीजें जो है वो बन रही होती हैं। तो हाइड्रोकार्बन दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये भी एयर पोल्यूशन का ही सोर्स होते हैं, और ये भी आपके एनवायरनमेंट किसी न किसी तरह से जाकर इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका जो पोल्यूटेड एयर का इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी जो एयर है, या जो जितने भी पोल्यूटेंट्स आपके एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो रहे हैं, वो आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर जाकर कैसे इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले वाला फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज द एसिड रेन। एसिड रेन को आजकल हम लोग एसिड डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको नाम किसने दिया था? सबसे पहले इसको नाम दिया था अंगस स्मिथ ने, मिड 17th सेंचुरी के। ठीक है। क्योंकि एसिड रेन किसकी वजह से बनती है? एसिड्स की वजह से बनती है। ठीक है। और एसिड्स का कैसे बनते हैं? एसिड्स आर द सेकेंडरी प्लूटेंट्स, जो कि प्राइमरी प्लूटेंट से रिएक्शन से बनती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो हमारी रेन होती है, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ना हो, नॉर्मल वहाँ पर नॉर्मल रेन होती है। और नॉर्मल रेन जो होती है वो वीकली एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? नॉर्मल जो हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर वेपर्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब इस कार्बोनिक एसिड की वजह से, ये क्योंकि वीक एसिड होता है, फुली आयोनाइज्ड नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसकी वजह से इसकी पीएच होती है 5.6 तक जाती है। लेकिन रेन वाटर, लेकिन जो हमारी रेन वाटर है, जो एसिडिक रेन है, उसकी जो पीएच होती है वो 5.6 से, यानी कि 5 से भी कम चली जाती है। नॉर्मली 4.5 पे चली जाती है, 4.2 पे चली जाती है। तो उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं। एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जैसे ही हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से सल्फर की कंपाउंड्स और जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, वो हमारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो रही हैं, और वहाँ पर वो वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड की और नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये एसिड जो होते हैं वो आपकी नॉर्मल रेन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, यानी आपकी कार्बोनिक एसिड वाली जो रेन होती है उसके साथ ये वाली जो दोनों एसिड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ये वहाँ पे मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मिक्स होते हैं तो वो वहाँ पे रेन की फॉर्म में नीचे फॉल करते हैं। ठीक है। दो फॉर्म में, या तो वो वेट होती है या फिर उनकी ड्राई डिपोजिशन होती है। अच्छा, वेट फॉर्म में या तो वो रेन की फॉर्म में आ जाती है, या वो स्नो वगैरह की फॉर्म में आ जाती हैं, या फिर वो फोग वगैरह की फॉर्म में आ जाते हैं। और ड्राई डिपोजिशन में वो सीधे पार्टिकल्स की फॉर्म में, डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। नीचे यहाँ पे देखें रिएक्शन लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये किस फॉर्म में चेंज होता है? ये चेंज हो जाता है H2SO4 के अंदर। अच्छा, ये हमारी एसिड नॉर्मल रेन के साथ जब आपकी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स मिक्सअप हो जाएंगे, वो आपकी जमीन के ऊपर किसी न किसी फॉर्म में, या तो वो वेट फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में जाना शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन की इफेक्ट्स क्या होती है? एसिड रेन हमारी जमीन के ऊपर सॉइल के अंदर rocks वगैरह की जाए, एलिमेंट्स हैं, मेटल को वहाँ से यानी मेटल्स को वहां से बाहर निकाल देती है। जैसे एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, कैडमियम वगैरह है। यहाँ पे कैडमियम, कैल्शियम वगैरह, और उनको डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर भेज देती है। अगर ये हैवी वाटर वहां पे अगर इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो वो ह्यूमंस के लिए और फिशेस दोनों के लिए डेंजरस होती हैं। आपको फिशेस वगैरह के लिए डेंजरस है। अगर वो की तरफ कोगुलेट होते हैं तो फिशेस वगैरह की डेथ हो जाती है। जैसे अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर फिशेस के अंदर चला जाए तो वो की जो गिल्स वगैरह होती हैं, जो वो उनके रिस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं गिल्स, उनके अंदर जाकर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे सफोकेशन काज करते हैं।
ठीक है। तो एक्सोटिक लाइफ के लिए तो मेटल्स, ये जो हैवी मेटल्स हैं इतनी ज़्यादा हाईली टॉक्सिक, ठीक है। उसके अलावा जो अगर ह्यूमंस हैं या जो फिश बर्ड्स वगैरह हैं वो फिशेस के ऊपर फीड करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो मेटल्स हैं वो डायरेक्टली ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑर्गन्स फेलियर ह्यूमंस वगैरह के अंदर कॉमन ऑर्गन फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी न किसी ऑर्गन में जाकर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सारी की सारी एसिड रेन के इफेक्ट की वजह से आती हैं। उसके बाद तो अगर सॉइल के अंदर अगर एसिड ऐड हो जाए, ज़्यादा एसिड रेत है, अगर सॉइल के अंदर एसिड ऐड हो जाएगा तो वो नॉर्मल पीएच को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही एसिड की सॉइल की नॉर्मल पीएच चेंज हो जाती है तो लीव्स, ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कभी भी उस सॉइल के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, उन अल्टीमेटली वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा एसिड रेन जैसे लाइमस्टोन्स की, मार्बल्स की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप लोगों ने सबसे कॉमन सुना वो होगा ताजमहल की जो बिल्डिंग होती है, वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है। किसकी वजह से ख़राब होती जा रही है? एसिड रेन की वजह से जो है वो ख़राब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। एसिड रेन क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है और उसको वहां से डिजोल्व फॉर्म में वहां से नीचे निकालना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो एसिड है जब भी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉल्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, स्टील वगैरह हैं, या जो स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं जैसे बनाए जाते हैं मोम के, ये पुतले वगैरह बनाए जाते हैं, या ये जो जितने भी स्क्रिप्चुरल जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, वो सारे मटेरियल्स एसिड रेन की वजह से बनते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एज स्मोक। स्मोक जो हम लोग कॉमन विंटर्स में हमको देखने को मिलती है वो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर देखने को मिलती है, जैसे लाहौर है। देखा लाहौर के अंदर इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्मोक है। लाहौर मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर है इस दफा भी पोल्यूशन में। स्मोक जो वर्ड है ना वो दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है। एक हम नाम देते हैं स्मोक और एक को हम लोग नाम देते हैं फोक का। फॉग इज बेसिकली द वाटर ड्रॉपलेट्स मिस्ट की फॉर्म में, धुंध की फॉर्म में आ जाता है, और स्मोक का मतलब होता है आपके डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो आपके तो नॉर्मल जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ अगर आपके ये पोल्यूटेंट्स वाले पार्टिकल्स मिक्सअप हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्मोक कहलाएगा। स्मोक दो नेचर की होती है, एक आपके पास होती है रिड्यूसिंग स्मोक और एक आपके पास होती है फोटोकेमिकल्स। रिड्यूसिंग स्मोक क्यों नाम देते हैं रिड्यूसिंग स्मोक का, ये डिफरेंस आता होता है पेपर में कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है। रिड्यूसिंग स्मोक वो वाली स्मोक होती है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंटेंट जो है वो ज्यादा, ठीक है। ये केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर होती है, यानी ये किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक। दूसरी आपके पास स्मोक होती है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का दूसरा नाम होता है डेट्स कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। ये इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट्स की अमाउंट इसके अंदर ज्यादा होती है। ऑक्सीडेंट कौन से, जैसे ओजोन, ठीक है, ओजोन की अमाउंट इसके अंदर होती है। अगर ओजोन की अमाउंट ज्यादा हो जाए स्मोक के अंदर तो वो फोटोकेमिकल स्मोक। इसका कलर कैसे होता है, बेसिकली yellowish brown gray haze which is formed in the presence of water droplets and chemical reactions of droplets। ये येलो कलर की ब्राउनिश सी एक हेज लाइक स्ट्रक्चर, हेज सी बनती है, धुंध सी बनती है, ठीक है। और ये आपको डिफरेंट वाटर के रिएक्शन से और केमिकल रिएक्शन जो आपके पोल्यूटेंट्स के अंदर होते हैं इसकी वजह से बनती है। इसकी जो स्मेल है थोड़ी सी अनप्लीजेंट सी इसकी स्मेल होती है, और इसके अलावा जो मेन रिएक्टेंट्स हैं इसके अंदर फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह या कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि इसके अंदर इसके रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। और फिर आपको पता है कि नाइट्रिक के जो ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो और भी रिएक्शंस के अंदर चेंज हो जाते हैं, जैसे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ क्या के न्यूट्रन गैस की कंसंट्रेशन क्या है। जितनी ज्यादा NO की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो NO2 बनता जाएगा, और NO2 बनेगा तो फिर आगे जाके आपकी जो डिफरेंट है जो रिएक्शंस हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, ओजोन की फॉर्मेशन के रिएक्शन होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, और ये वो वाली ओजोन होगी जो आपके ट्रोपोस्फियर के अंदर होगी, यानी आपके जमीन से बिल्कुल ऊपर वाली लेयर के अंदर बनेगी।
अगर ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हो तो वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपके ट्रोपोस्फीयर का पार्ट बन जाए तो फिर वो आपके लिए पोल्यूटेंट बन जाती है। ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर स्मोक बनती है, अगर वो कंडीशंस ना हो तो वहाँ पे कभी भी स्मोक नहीं बनती। सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन है कि सबसे पहले तो वहाँ पे सफिशिएंट एनओ एनओ की कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एनओ की कंसंट्रेशन अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वहाँ पे NO2 बनेगा, और या फिर NO2 बनेगा, एसिटिलीन वगैरह बन जाएगी, या फिर वहाँ पे NO की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे ओजोन की फॉर्मेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो हाइड्रोकार्बन हैं वो प्रेजेंट होना जरूरी होनी चाहिए। उसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाईली वोलेटाइल होते हैं, जो जल्दी वेपर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इमिटेड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक ट्रैफिक वगैरह से इमिट हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपकी सनलाइट है, सनलाइट की वजह से रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। सनलाइट रिएक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि उनको बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर उनको एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह के अंदर उनको एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा, आपकी जो एयर का जो मूवमेंट है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एयर की मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे NO ज़्यादा वो गैसेस फॉर्म में है, तो गैसेस जो रिएक्टेंट्स हैं वो मूवेबल हो जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाएंगी। तो इनको एक जगह पर रखने के लिए, ताकि ये आपस में रिएक्ट कर सके, इसीलिए जो एयर की मूवमेंट्स हैं वो कम से कम होनी चाहिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि स्मोक की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो स्मोक की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली बात, NO की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। सेकंड वन, सनलाइट होनी चाहिए। तीसरी चीज, एयर की मूवमेंट्स कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मोक रह जाता है, अगर एयर के अंदर, जैसे 11 बजे तक, 12 बजे तक, या आफ्टरनून तक, यानी पूरा पूरा दिन वहाँ पे स्मोक छाई रहती है और वो फोटोकेमिकल स्मोक है किसी एरिया के अंदर, तो वहाँ पर और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड वगैरह हो गया, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, या फिर ओजोन, तो इनकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा लंबा टाइम वो वहां पे परसिस्ट रहते हैं, इसका मतलब होगा कि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एयर के अंदर। और जब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक आई इरिटेंट है। ठीक है, आंखों के अंदर ये चुभन काज करता है, आपकी आईज के अंदर आईज की जो ऊपर वाली लेयर होती है, मेम्ब्रेनस जो लेयर होती है, उसको जाकर वो इफेक्ट करता है। और दूसरी बात, ये अगर प्लांट्स इनहेल कर लें अपने अंदर तो ये प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक है। तो इसीलिए ये जो जितनी भी तरह के ये पोल्यूटेंट्स है ना, जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूशन के बारे में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अलावा ये एसिड रेन काज करते हैं और दूसरा स्मोक काज करते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सारा आप लोगों की बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें वहाँ पे गिवन नहीं है। तो बस आप लोगों ने इतना ही, ये एक समरी, एक ओवरऑल चीज बता देती हूँ क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं आज। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से लेके हमने पहले इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए। ठीक है, इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स के बाद हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं, एयर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, कि नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, ये मैन मेड सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एयर पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं हमारे एयर के अंदर वो क्या क्या हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उनके अंदर। हम लोगों ने इसके अंदर एसिड रेन डिस्कस किया और स्मोक फॉर्मेशन डिस्कस किया। ठीक है, एसिड रेन और स्मोक फॉर्मेशन ये दोनों जो है वो आपके एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है वो ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो लेक्चर को ध्यान से एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जो है वो पूछना हो तो यू कैन आस्क।